इसमें हम लोगों ने डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स में आज जो हमने जो पहला काम करना है वो करना है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तक का। अच्छा, इसमें सबसे पहले चीज जो पढ़ने वाली है वो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस सेट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस है जिसकी मदद से आप कैलकुलेशन करते हो। अब ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो टाइप का होता है, एक इनर्शियल और एक नॉन इनर्शियल। जो आपका इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ये वाला, इसका मतलब होता है इसका एक्सेलरेशन जीरो होता है। अगर मैं इसका एक्सेलरेशन जीरो लेता हूँ इसका मतलब है इस पर लगने वाली फोर्सेस का सम भी जीरो हो जाएगा। इस लिहाज से इसकी दो कैटेगरीज बनेगी, एक वो जिसकी वेलोसिटी जीरो होगी, यानी ये एट रेस्ट हो सकता है, और दूसरा वो जिसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। इसका मतलब है ये हो सकता है यूनिफॉर्म मोशन में। बहरहाल ये जो दोनों आपके कंडीशन है ये इनर्शिया फ्रेम की, इनके ऊपर अप्लाई होती है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। जबकि जो नॉन इनर्शियल फ्रेम है उसमें जो एक्सेलरेशन है आपका ये नॉन इनर्शियल है, इसका एक्सेलरेशन नॉट इक्वल टू जीरो होता है। इसका मतलब है इस पे लगने वाली फोर्सेस का सम भी नॉट इक्वल टू जीरो होता है। इट मीन्स इसके ऊपर जो थ्योरी लगती है वो लगती है जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ये बात आपको यहीं पे पता होनी चाहिए। नीचे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आ रहा है, तो इसमें से एक जनरल है एक स्पेशल है, मैं बता चुका हूँ। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इनर्शियल फ्रेम के लिए जिसमें एक्सीलरेशन ये जीरो होता है अप्लाई होती है, और जनरल नॉन इनर्शियल फ्रेम के लिए होती है। बहरहाल हमने इसमें स्पेशल थ्योरी पढ़नी है। 1905 में आइंस्टाइन ने इसके दो हमें रेफरेंस दो इसके पोस्टुलेट्स दिए थे। एक ये कि लॉज ऑफ फिजिक्स सेम रहते हैं इन ऑल इनर्शियल फ्रेम्स, और दूसरा जो स्पीड ऑफ लाइट है सी इज इक्वल, जो है सी, ये आपके पास एक कांस्टेंट है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है। ठीक है, ये चेंज नहीं होती फ्रेम ऑफ रेफरेंस की मोशन की वजह से, मीडियम की वजह से हो जाती है, यहाँ फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात हो रही है। फिर इसके रिजल्ट्स आते हैं, चार रिजल्ट्स हैं। टाइम डायलेशन का मतलब है कि जब कोई बॉडी बहुत हाई स्पीड से जाती है तो उसका टाइम स्लो हो जाता है, ये इसकी इक्वेशन याद करनी है। और ये जो फैक्टर है याद रखिएगा, ये वो फैक्टर है जो टाइम को डायलेट करने का बायस बनता है, और इस फैक्टर की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होती है। अच्छा, इसमें जो जो ये टी नजर आ रहा है ये रिलेटिविस्टिक टाइम है हाई स्पीड का, और टी नॉट रेस्ट बॉडी का टाइम है। अच्छा, इसमें एक और एमसीक्यू नोट कर लें कि जब हम लोग अगर स्पेसशिप में मैं अगर स्पेसशिप में जा रहा हूँ तो मेरे लिहाज से मेरा टाइम नहीं तब्दील होगा। और दुनिया में कोई बंदा मुझे बैठ के ऑब्जर्व कर रहा है ना, या कोई बाहर मेरे स्पेसशिप से, उसके लिहाज से मेरा टाइम स्लो हो जाएगा। यानी स्लो टाइम होता है हमेशा हाई स्पीड बॉडी का, मेरा टाइम ही स्लो होगा लेकिन मेरे लिहाज से नहीं होना। मुझे अपना टाइम स्लो फील नहीं होना। फील किसको होना है, या ऑब्जर्व कौन करेगा, जो ऑब्जर्वर है मेरे फ्रेम से जो बाहर बैठा है। और मेरे लिए मेरा टाइम, मेरे फ्रेम का टाइम, मेरे अपने लिए जो मुझे फील नहीं होना, वो प्रॉपर टाइम कहलाता है। प्रॉपर टाइम मेरे लिए ही मेरे फ्रेम का टाइम प्रॉपर टाइम है, और यही टाइम दूसरों के लिए रिलेटिविस्टिक टाइम होगा जो स्लो हो जाएगा। ये पॉइंट ज़्यादा ध्यान में रखिएगा। फिर हाई स्पीड मोशन वाली बॉडी की जो लेंथ है ना, वो इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है, कम कर जाती है, जिसका रिलेशन ये लिखा हुआ है। ठीक है, परपेंडिकुलर लेंथ कम नहीं होती, यानी बॉडी अगर इधर जा रही है एक्स डायरेक्शन में तो एक्स डायरेक्शन की ये लेंथ कम होगी। लेकिन अगर ये बॉडी, इसकी चौड़ाई पे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये बॉडी अगर यूं मूव कर रही है इस तरह से, अब इसकी थिकनेस पे फर्क पड़ेगा, लेंथ पे फर्क नहीं पड़ेगा। यानी हमेशा वो लेंथ कम होती है जो एक्सिस ऑफ मोशन के अलोंग होती है, अब वो चाहे थिकनेस है या लेंथ है। परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई चीज चेंज नहीं होती, ये भी एक एमसीक्यू है। इसी तरह मैस वेरिएशन में मैस इंक्रीज कर जाती है बॉडी की, जिसका रिलेशन आपको जुबानी याद करना है, इसके कुछ न्यूमेरिकल हैं जो आपको आने चाहिए। अच्छा, अब इसमें डेली लाइफ के लिहाज से एक एमसीक्यू है। डेली लाइफ में आपको पता है आपकी वेलोसिटी बहुत कम होती है। डेली लाइफ में जब वेलोसिटी कम होती है तो ये 1 - v² / c² का फैक्टर 1 हो जाता है, तो कोई रिलेटिविस्टिक फिनोमेना नहीं होता आम लाइफ में। इसका एक और एमसीक्यू है कि अगर आप लेट कर लेते हैं आपकी v बराबर है c हो जाती है, इस केस में ये जो अंडर रूट 1 - v² / c² का फैक्टर है ये बन जाएगा अंडर रूट 1 - c²/c², जो 1 - 1 बनेगा 0। अगर ये 0 होता है तो m बराबर है अनडिफाइंड,
टी भी अनडिफाइंड और एल 0, और आगे होता है ये चीज पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। इसका मतलब है ये भी पॉसिबल नहीं है कि कोई बॉडी स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर सके, ठीक है। लेकिन सवाल किया जाए तो ये एमसीक्यू में आंसर ही आएंगे। और अगर इफ स्पीड ऑफ लाइट इन्फिनिटी हो जाए, इन दिस केस ये जो √1 माइनस वी स्केयर ओवर सी स्केयर का फैक्टर है जो रिलेटिविटी का बायस बनता है, ये 1 माइनस वी स्केयर ओवर अनडिफाइंड की वजह से समथिंग ओवर अनडिफाइंड 0 होता है, तो 1 माइनस 0 1 हो जाएगा। यानी यहाँ पर भी L इज इक्वल टू L नॉट, M इज इक्वल टू M नॉट और T इज इक्वल टू T नॉट ही होगा। मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रिलेटिविटी के कोई इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होगा। जब कोई बॉडी हाई स्पीड से मूव करती है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी उसकी रिलेटिविस्टिक एनर्जी और उसकी रेस्ट मास एनर्जी का डिफरेंस के इक्वल होती है, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, ये आपको पता होना चाहिए। और आपकी एनर्जी मास में और मास एनर्जी में शिफ्ट हो जाती है, ये आपका मास एनर्जी रिलेशन है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कोई ऐसा वैसा एस्पेक्ट नहीं है जो ऑब्जर्व ना किया गया अब तक, ये बाकायदा अप्लाई हो रहा है एयर नेविगेशन में, नैवस्टार सिस्टम में इसको अप्लाई किया गया, सैटेलाइट सिस्टम है जिसके जरिए अब जो स्पीड का जो एरर है वो कम होकर 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड रह गया, जो कि पहले 20 सेंटीमीटर था इस इफेक्ट को यूज करने से पहले। और इसी तरह पोजीशन मालूम करने का एरर 760 मीटर से कम होकर 50 मीटर रह गया। यानी आप एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ द एरोप्लेन अब आप निकाल सकते हैं। थर्मल रेडिएशन, जब किसी बॉडी को हीटअप करते हैं तो उससे जो रेडिएशन निकलती है उन्हें थर्मल रेडिएशन कहते हैं। लो टेम्परेचर पे लॉन्ग वेवलेंथ निकलता है, हाई टेम्परेचर पे शॉर्ट वेवलेंथ निकलता है। ये बात नोट करने वाली है, एमसीक्यू है। जब किसी चीज़ को आप गर्म करते हैं तो शुरू में वो आपको लॉन्ग वेवलेंथ देता है। क्यों देता है ये आपका देखें और से, मैंने वो बनाया हुआ यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा का ऑर्डर। विजिबल रेंज होती है आपके दरमियान में। लेट्स सपोज हमारी जो विजिबल रेंज है वो R से लेकर V तक, ये सपोज क्या करना होता है यही है, ये रेड है और ये वॉलेट है। तो रेड कलर की जो वेवलेंथ है वो होती है 700 नैनोमीटर लैम्डा, और जो हमारे पर वॉलेट कलर का है वो होता है 400 नैनोमीटर। ये इसकी रेंज होती है, आपको पता होनी चाहिए। तो रेड कलर से बियॉन्ड अल्ट्रावायलेट है, एक्सरे है और गामा है। और रेड से पहले इंफ्रारेड है, माइक्रोवेव है, रेडियो, और यहाँ पे बिल्कुल शुरू में देखा जाए तो रडार होता है। यहाँ मैं लिख देता हूँ, रडार लिखा हुआ नहीं है लेकिन पता होना चाहिए। अच्छा, विजिबल रेंज है रेड से वॉलेट तक, आगे पीछे विजिबल नहीं होता हमसे, ठीक है। फ्रीक्वेंसी राइट साइड पे इंक्रीज करती है, इसका मतलब है फ्रीक्वेंसी चूंकि प्रोपोर्शनल टू फ्री एनर्जी होती है और ये प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम है, तो ये दोनों राइट पे इंक्रीज करेंगी, लेफ्ट पे डिक्रीज करेंगी। लैम्डा राइट पे डिक्रीज करता है और लेफ्ट पे इंक्रीज करता है। लैम्डा का मतलब होता है वेव कैरेक्टर। तो जो वेव कैरेक्टर है ये राइट पे इंक्रीज करेगा, विजिबल के राइट पर डिक्रीज करेगा, सॉरी, क्योंकि लैम्डा डिक्रीज कर रहा है, और लेफ्ट पे इंक्रीज करेगा। इसका मतलब है ये जो आपकी रेडियो वेव है ये ज़्यादा वेव प्रॉपर्टी आसानी से शो करती हैं और इनका पार्टिकल करेक्टर कम है, जबकि अल्ट्रावायलेट गामा और एक्सरे या गामा का पार्टिकल करेक्टर ज़्यादा है और वेव करेक्टर कम है। वेव्स हैं ये लेकिन करेक्टर कम है इनका, तो पार्टिकल नेचर ज़्यादातर हमें हाई लेवल पे नजर आएगी। इसी तरह जो पार्टिकल करेक्टर है सर जी। कॉरस्पॉन्डिंग एमसीक्यू, पार्टिकल करेक्टर, एक मिनट बेटा, इस तरफ इंक्रीज करेगा, इधर डिक्रीज करेगा। अच्छा, अब आप बताएं क्या कह रहे थे। सर हमारा जब रूटीन का लास्ट टॉपिक एप्लीकेशंस ऑफ लॉजिक गेट्स, इसमें मॉनिटरिंग ऑफ प्रेशर एंड वो नॉर टेम्परेचर। गेट यूज हो रहा है उसके अंदर, नॉर गेट सिंपल सा था, उसमें कोई इतना नहीं, एप्लीकेशन में नॉर गेट यूज करते हैं और ये इनको सेंसर्स के तौर पे यूज कर रहे होते हैं। सेंसर कहते हैं उस चीज को जो कि नॉन इलेक्ट्रिकल फिजिकल क्वांटिटी को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर दे। जैसा एक एलडीआर पढ़ा था हमने, थर्मिस्टर पीछे पढ़ा था, थर्मोकपल, ये सारे सेंसर्स हैं, इनके आगे गेट्स लगा के हम
सिग्नल्स वसूल करते हैं कि हमारा जो लेवल है किसी भी टैंक में वाटर का, प्रेशर का, टेम्परेचर का, वो एक खास लेवल से नीचे जा रहा है या ऊपर जा रहा है। बस ये है उसके अंदर। तो ठीक है। ओके सर, थैंक यू। ओके बच्चे। अच्छा इधर आ जाओ, ये ब्लैक बॉडी की तरफ, ये मैं मुकम्मल करता हूँ इसको। इसमें एक एग्जांपल दी हुई है प्लाटिनियम वायर की। प्लेटिनियम वायर का जो कलर होता है डल रेड होता है 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 900 पे चेरी रेड। ऑरेंज रेड होता है या ऑरेंज कलर होता है 1100 पर, और 1300 पे येलो, और 1600 पे वाइट। ये सारे जो कलर नाम है और इनके टेम्परेचर है ये आपको याद होने चाहिए, ये एमसीक्यू है। ब्लैक बॉडी में जो रेडिएशन आती है वो असल में इंटेंसिटी होती है, ये लिखा हुआ है, जो पावर पर यूनिट एरिया या एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया होती है, जिसका यूनिट वाट पर मीटर स्क्वायर होता है, और इसका यूनिट जॉल पर सेकंड पर मीटर स्क्वायर होता है। ये जो मैंने अभी हाईलाइट किया इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपका एमसीक्यू है। लेकिन इसको हम फॉर्मूले में ई से शो करेंगे, एनर्जी के सिंबल से, लेकिन ये एनर्जी नहीं है, इंटेंसिटी है। अब ये जो ग्राफ आपको नजर आ रहा है नीचे, अब आएगा नजर, ये ग्राफ नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी है, और बढ़ते हुए टेम्परेचर के साथ जो टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हो आप देख सकते हो आपका जो लैम्डा मैक्सिमम है स्मॉलर वैल्यू की तरफ शिफ्ट कर रहा है। इस चीज को हम बोलते हैं वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, ये इसकी मैथमेटिकल फॉर्म। और इनका जो कांस्टेंट आता है वो 2.9 10⁻³ मीटर केल्विन, ये याद करना है आपने। फिर एक इसके अंदर आता है हमारे पास स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, कि वो जो इंटेंसिटी खारिज होती है वो T⁴ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और इसका जो कांस्टेंट सिग्मा है वो 5.6 10⁻⁸ वॉट पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन की पावर 4 के इक्वल होता है। ये आपको दो बातें इसमें, दो लॉ खास तौर से, और इनके कांस्टेंट्स याद होने चाहिए। ब्लैक बॉडी को एक्सप्लेन किया था प्लैंक्स थ्योरी ने, ये क्वांटम थ्योरी थी असल में, क्योंकि क्लासिकल थ्योरी वेव थ्योरी थी। 1900 में ये थ्योरी आई थी। इसके मुताबिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होती है, और फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू एच एफ। एच प्लैंक्स कांस्टेंट है, ये एच सी ओवर लैम्डा भी फॉर्मूला पढ़ते हैं हम, क्योंकि अब ये फॉर्मूले में लिखता जा रहा हूँ, देखते जाओ। E इज इक्वल टू, एक होता है एम सी स्क्वायर, एक होता है E इज इक्वल टू एच एफ, एक पढ़ा हुआ आपने V इज इक्वल टू एफ लैम्डा वेव मोशन में, C इज इक्वल टू एफ लैम्डा। तो यहाँ से अगर आप F का आंसर निकालें वो C ओवर लैम्डा निकलता है, उसकी बुनियाद पे ये बन सकता है एच सी ओवर लैम्डा। ये जो आपका E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर है, इसको ब्रेक कर दें एम सी इंटू सी में, तो ये जो एम सी है ये मोमेंटम में शिफ्ट हो सकता है, क्योंकि मोमेंटम होता है P इज इक्वल टू एम वी, ये राइट पे लिख रहा हूँ मैं। वेलोसिटी को आप C ले लें, अगर स्पीड ऑफ लाइट, तो ये एम सी बन सकता है। E इज इक्वल टू ये हो जाएगा पी सी, एक और रिलेशन आ गया। इन दोनों को अगर आप कंपेयर कर दें, पी सी इज इक्वल टू एच सी ओवर लैम्डा, सी सी कटा, पी इज इक्वल टू एच ओवर लैम्डा, ये मोमेंटम ऑफ फोटोन आ गया। फोटोन एनर्जेटिक पार्टिकल है, मैस लेस, चार्ज लेस होता है। ये फॉर्मूले आपको आने चाहिए इसके। उसके बाद इसी टॉपिक से अगर मैं यहाँ पर P को ले लेता हूँ एम वी, तो ये बनेगा एम वी इज इक्वल टू एच ओवर लैम्डा, और लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम वी, डी ब्रोगली वेवलेंथ आ गया। अब इसके अंदर आपके पास मोमेंटम का फॉर्मूला होता है एम वी, और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन मोमेंटम के साथ हाफ एम वी स्क्वायर या वी स्क्वायर ओवर 2m, ये मैंने आपको कराया हुआ है। यहाँ से एनर्जी को आप E ले लें, 2m को यहाँ लगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ये पी स्क्वायर का आंसर आएगा, अंडर लोगे तो ये आएगा √2me। एनर्जी असल में वर्क डन के हवाले से QV के बराबर होता है, जिसको हम EV लिखते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो इसका मतलब है मोमेंटम का एक और रिलेशन आ गया, 2mVE। तो ये लैम्डा का फॉर्मूला H ओवर mv की जगह 2mp बन सकता है, 2me, और E की जगह √2mVE की शक्ल में इसको लिख सकते हैं। इसकी एक और शेप भी मैं बना सकता हूँ, MCQ ही है ये। P इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है 2
3K इंटू काइनेटिक एनर्जी, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स में टेम्परेचर इंटरप्रिटेशन का फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी को आप ई से शो कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन गया 3KT/2। अब ई की जगह आप ये फॉर्मूला यहाँ लगाते हैं लैम्डा के अंदर, तो लैम्डा बन जाएगा H/√2m थ्री बाई टू KT। ये कट गया, थ्री MKT, ये फॉर्मूला बन गया। तो जी यहाँ तक ये आपका काम मुकम्मल। बाकी इसके अंदर आपके पास फोटोन थ्योरी इंशाल्लाह वो बाकी हिस्सा हम कल करेंगे इसका, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से ऑनवर्ड।